हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। रियल नंबर्स की ये फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनमें है रियल नंबर्स, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, लेमा एंड एल्गोरिथम, और उसके बाद फिर हम लोग एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस 1 से लेकर के 4 तक सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग 1 बाय 1 इन सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं और सबसे पहले हम लोग रियल नंबर्स को समझते हैं। तो देखिए, रियल नंबर्स किसे कहते हैं कि द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। मतलब रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के कलेक्शन को रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। और फिर रियल नंबर्स आर डिनोटेड बाय आर, रियल नंबर्स को आर से डिनोट किया जाता है। और फिर एग्जांपल ऑफ रियल नंबर्स आर 0, 1, 2, -3, 4/5, -7/6, पाई, √2, √3, √5 एट्सेट्रा। तो देखिए यहाँ पर ये वाले जो नंबर्स हैं 0 से लेकर के -7/6 तक, ये वाले नंबर्स रेशनल नंबर्स हैं। और फिर पाई से लेकर के √5 तक जो नंबर्स हैं इनको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। तो देखिए, अब रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, इन सारे नंबर्स को मिला करके बोलते हैं हम लोग रियल नंबर्स। आई होप आप लोगों को रियल नंबर्स समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों में से कोई ये सोच रहे होंगे कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q इंटीजर्स होते हैं और Q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। तो वैसे नंबर्स को हम लोग रेशनल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, -3, 4/5, 7/6। तो देखिए, ये दोनों नंबर्स ऑलरेडी P/Q के फॉर्म में है, रेशनल नंबर्स हैं। और ये वाले नंबर्स जो हैं ये भी रेशनल नंबर्स हैं और हम लोग इनको P/Q के फॉर्म में 0 को 0/1, 1 को 1/1 और फिर 2 को 2/1 और फिर -3 को -3/1 लिख सकते हैं। तो इस तरीके का कोई भी नंबर जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पर P और Q मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हो और फिर Q जो है दैट मीन्स क्या, डिनोमिनेटर वो 0 नहीं हो, तो उनको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर्स, ठीक है। और फिर रेशनल नंबर्स का ऑपोजिट होता है इरेशनल नंबर्स, और उसका डेफिनेशन क्या है कि वैसे नंबर्स जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको बोलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल पाई, √2, √3, √5 एट्सेट्रा, ठीक है। तो अब हम लोग रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन को समझते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो देखिए, रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि उस कंडीशन में, इस सिचुएशन में, टर्मिनेटिंग के सिचुएशन में रिमाइंडर 0 आता है। जब रिमाइंडर 0 आता है तो वैसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसमें रिमाइंडर इक्वल्स टू क्या होगा, 0। फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं रेशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा 25/4, और जब हम लोग 4 से 25 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6.25। तो इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग और दूसरा वाला जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है रेशनल नंबर्स का, तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का क्या मतलब है कि इसमें रिमाइंडर 0 नहीं होता है, रिमाइंडर 0 नहीं होता है, बट ये रिपीट करता है, ठीक है। और फिर इसके एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं क्या, 10/3, और जब 3 से 10 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, 3.33। मतलब यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 रिपीट करता है। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आई होप आप लोगों को डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। अब इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं
उसको बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। मतलब ना ही तो वो टर्मिनेट करते हैं और ना ही वो रिपीट करते हैं। इसमें रिमाइंडर 0 भी नहीं होता है और वो फिर रिपीट भी नहीं करता है। और इसके एग्जाम्पल को हम लोग देख सकते हैं 0.1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 टाइम्स 0 और ये ऐसे करके कंटिन्यू चलते रहता है। तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और आप फिर जब पाई का जो वैल्यू होता है 3.142 और वो कंटिन्यू चलते रहता है, और उसमें जब आप लोग गौर करेंगे तो उसमें ना तो डिजिट्स रिपीट करते हैं और ना ही वो टर्मिनेट करते हैं। ठीक है, तो उस टाइप के फिर डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से रियल नंबर्स और फिर रियल नंबर्स में रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, फिर उनके डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को समझने से पहले हम लोगों को लेमा और एल्गोरिथम को समझना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग लेमा और एल्गोरिथम को समझते हैं। तो देखिए लेमा क्या है कि अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। मतलब कि लेमा ऑलरेडी प्रूफ करी हुई एक स्टेटमेंट होती है जिसे किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और फिर एल्गोरिथम क्या होता है? तो एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। मतलब एल्गोरिथम जो है वो अच्छे से डिफाइन किए हुए स्टेप्स की एक सीरीज होती है जो किसी खास टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक प्रक्रिया प्रदान करती है। ठीक है, लेमा मतलब कि ऑलरेडी प्रूफ करी हुई एक स्टेटमेंट जो किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने में यूज़ किया जाता है। और फिर एल्गोरिथम वेल डिफाइंड स्टेप्स की एक सीरीज जो किसी खास टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रक्रिया प्रदान करती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को समझते हैं। तो देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बेसिकली एक लेमा है और जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ डिवीजन से रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, और इसको यूक्लिड्स नामक मैथमेटिशियन ने दिया था जिसकी वजह से इसको हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं। तो देखिए फाइनली यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट इफ a and b are two positive integers then there exist two unique positive integers q and r in such a way that a equals to bq plus r where r greater than or equal to 0 and less than b। और इसका मतलब ये है कि अगर a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो उनके साथ दो और पॉजिटिव इंटीजर्स q एंड r एग्जिस्ट करते हैं और वो यूनिक होते हैं। और फिर वो इस तरीके से होते हैं कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है जहाँ पर r की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है एंड लेस देन b होता है। ठीक है, अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम लोग दो नंबर्स ले लेते हैं। एक नंबर लेते हैं हम लोग 7 और एक नंबर ले लेते हैं हम लोग 2। और हम लोग इनमें से 7 को a मान लेते हैं और 2 को b मान लेते हैं। ठीक है, और जब फिर 7 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6 और फिर 7 माइनस 6 करेंगे 1। तो देखिए जब हम लोग 7 को 2 से डिवाइड किए तो यहाँ पर 3 आया और इस 3 को बोलते हैं हम लोग क्वोशिएंट जिसको हम लोग q से इंडिकेट करते हैं। और फिर ये जो 1 आया है इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो देखिए हम लोगों के पास स्टार्टिंग में कितने नंबर थे? सिर्फ और सिर्फ दो नंबर्स थे 7 and 2। और जब फिर हम लोगों ने 7 को 2 से डिवाइड करा तो हमारे पास दो और नंबर्स आ गए 3 and 1, जिसमें 3 को हम लोग क्वोशिएंट बोलते हैं। यहाँ पे जो नंबर आता है उसको क्वोशिएंट बोलते हैं और फिर यहाँ पर जो नंबर आता है उसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। तो ये दोनों नंबर आ गए। तो हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि जब हमारे पास दो नंबर्स होते हैं तो उनके साथ साथ हमारे पास दो नंबर्स और होते हैं जो जिनमें से एक क्वोशिएंट होता है और एक रिमाइंडर होता है। और जब हम लोग इसको डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखेंगे तब ये क्या हो जाएगा? 7 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस
1, ठीक है। और जब फिर हम लोग इसको सिम्बॉलिकली लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 7a इक्वल्स टू 2b इंटू 3q और प्लस 1r, मतलब a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जो बिल्कुल यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा के सेम है, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जब भी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं तो उनके साथ दो और यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स q एंड r होते हैं, और फिर वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है, और जहाँ पर r की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है और फिर लेस देन b होता है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये यूनिक का क्या मतलब है, q और r जो होते हैं वो यूनिक होते हैं, इसका क्या मतलब है। तो देखिए जैसे इस सिचुएशन में 2 और 7 के सिचुएशन में जो क्वेश्चन 3 आया है और रिमाइंडर 1 आया है, तो ये यूनिक है, क्योंकि 2 और 7 के केस में जब हम लोग 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो उस केस में क्वेश्चन 3 और रिमाइंडर 1 के अलावा कोई भी क्वेश्चन और रिमाइंडर नहीं आ सकता है। तो जब कोई दूसरा क्वेश्चन और रिमाइंडर नहीं आ सकता है इस सिचुएशन में, तो हम लोग क्वेश्चन 3 और रिमाइंडर r को यूनिक बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिक मतलब समझ में आ गया आप लोगों को। अब ये जो सेंटेंस लिखा गया है यहाँ पर, ये जो चीज़ कि r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, इसका क्या मतलब है। तो देखिए जब हम लोग किसी बड़े नंबर को किसी छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा b से छोटा होता है, और फिर वो 0 भी हो सकता है या फिर b से छोटा कुछ भी हो सकता है। जैसे इसी सिचुएशन को ले लेते हैं हम लोग। तो देखिए इस सिचुएशन में क्या है, रिमाइंडर 1 है, रिमाइंडर 1 है और ये b से छोटा है, b क्या है हमारा 2 है, तो ये b से छोटा है, रिमाइंडर 1 आया। और एक सिचुएशन हम लोग ले लेते हैं a इक्वल्स टू 6 एंड b इक्वल्स टू 2, और जब फिर हम लोग 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 6 माइनस 6 0। देखिए इस सिचुएशन में रिमाइंडर क्या आया हमारा 0, जो b से छोटा होता है। तो देखिए रिमाइंडर हमेशा b से छोटा होता है और रिमाइंडर 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा और b से छोटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस सेंटेंस का मीनिंग यही है। तो आई होप आप लोगों को यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को समझते हैं। देखिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, बेसिकली एक एल्गोरिथम है जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि एल्गोरिथम अच्छे से डिफाइन किए हुए स्टेप्स की एक सीरीज़ होती है जो किसी खास टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक प्रक्रिया प्रदान करती है। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम बेसिकली एक एल्गोरिथम ही होती है, और इसमें भी हम लोग डिवीजन के बारे में सीखते हैं, ठीक है। और फिर इसको भी यूक्लिड्स ने ही दिया था, इसलिए इसको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। और फाइनली यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ फाइंड करने का एक टेक्निक है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। और फिर इट इज़ बेस्ड ऑन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर आधारित होता है, ठीक है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस 1 से लेकर के 4 तक सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। मतलब 12576 और 4052 का यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके एचसीएफ फाइंड कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो नंबर बड़ा है उसको हम लोग a मानेंगे और जो नंबर छोटा है उसको हम लोग b मानेंगे। तो उसमें 12576 बड़ा है, इसको हम लोग a मान लेंगे। लेट a इक्वल्स टू 12576 और b इक्वल्स टू 4052, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, देन बाई यूक्लिड्स एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या होता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू 12576 इक्वल्स टू b की वैल्यू 4052। अब q और r की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, हम लोग 4052 से 12576 को डिवाइड करेंगे।
4052 12,576। तो अब 4052 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12,576 हो एग्जैक्टली या फिर उससे जस्ट बिलो हो। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 5 6 15 और फिर 3 चौके 12 और फिर यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे। 6 से 6 जाएगा 0 और फिर 7 से 5 2 और फिर 5 से 1 4 और फिर 2 से 2 0 और 1 से 1 0। तो क्वोशिएंट हमारा क्या आ जाएगा 3 और फिर रिमाइंडर क्या आएगा 420। और फिर ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का ये पहला स्टेप। और फिर देखिए एल्गोरिथम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि एल्गोरिथम कई सारे स्टेप्स की एक सीरीज होती है। तो देखिए ये पहला स्टेप हुआ। अब हम लोग दूसरे स्टेप के लिए क्या करेंगे 4052 को हम लोग ए मान लेंगे। ये जो बी है ना यहाँ पर पहले स्टेप में, उसको दूसरे स्टेप में ए मान लेंगे 4052। और पहले स्टेप में जो आर है उसको दूसरे स्टेप में हम लोग बी मान लेंगे 420। और फिर जैसे यहाँ पर करा हम लोगों ने सेम प्रोसीजर कंटिन्यू करते रहना है और तब तक करते रहना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है, ठीक है। तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे 420 से 4052 को डिवाइड करेंगे। तो अब देखिए 420 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 0 0 9 दूना 18 और फिर 9 चौके 36 और 1 37 और फिर इसको माइनस करेंगे। 2 से 0 जाएगा 2 और 15 से 8 जाएगा 7 और फिर 9 से 7 जाएगा 2 और फिर 3 से 3 जाएगा 0। तो 420 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो फिर उसके बाद रिमाइंडर आ जाएगा 272, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, इस वाले बी को अगले स्टेप में हम लोग ए मान लेंगे 420 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जो आर है उसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बी मान लेंगे 272। अब 272, अब फिर Q और R की वैल्यू सेम प्रोसीजर से हम लोग फाइंड करेंगे। अब फिर हम लोग क्या करेंगे 272 से 420 को हम लोग डिवाइड करेंगे 272 और ये 420। तो 272 को हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 420 होगा। तो 420 तो एग्जैक्टली नहीं होगा, हम लोग इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 272 ही आएगा। और फिर इसको हम लोग माइनस करेंगे। 10 से 2 जाएगा 8 और फिर 11 से 7 जाएगा 4 और फिर 3 से 2 जाएगा 1। तो 272 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा 148। अब फिर हम लोग क्या करेंगे 272 इक्वल्स टू 148। अब फिर Q और R की वैल्यू सेम प्रोसीजर, ये 148 से 272 को डिवाइड करेंगे। अब 148 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 272 होगा, तो एग्जैक्टली 272 नहीं होगा, बट हम लोग क्या करेंगे इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 148 और फिर इसको हम लोग माइनस करेंगे। 12 से 8 जाएगा 4 और फिर यहाँ पे बचा 6 से 4 जाएगा 2 और फिर यहाँ पर 2 से 1 जाएगा 1। तो 148 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और रिमाइंडर क्या आएगा 124। और फिर हम लोग क्या करेंगे 148 इक्वल्स टू 124। मतलब समझ में आ रहा है कि हम लोग यहाँ पर कैसे क्या कर रहे हैं कि जो लास्ट स्टेप, पिछले स्टेप में जो बी होता है उसको अगले स्टेप में हम लोग ए मान लेते हैं और जो लास्ट स्टेप में आर होता है उसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में बी मान लेते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग सेम प्रोसीजर 124 से 148 को डिवाइड करेंगे। तो 124 1 जा 124 और फिर यहाँ पर माइनस करेंगे। 8 से 4 जाएगा 4 और 4 से 2 जाएगा 2 और फिर 1 से 1 0। तो क्या हुआ 124 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो रिमाइंडर क्या 24। और फिर उसके बाद हम लोग 124 यहाँ पर और फिर ये 24 यहाँ पर और फिर हम लोग क्या करेंगे 24 से 124 को डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 24 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 120 और फिर इसको हम लोग माइनस करेंगे 400, ठीक है। तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 5, रिमाइंडर क्या आया हमारे पास 4, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे ये 24, ये वाला 24 यहाँ पर और फिर ये 4 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और फिर 4 से हम लोग 24 को डिवाइड करेंगे। तो 4 6 जा 24, ये 0। अब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करा 6 से प्लस रिमाइंडर 0। अब जब रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया तो यहाँ पर जो b होता है, जो यहाँ पर b की वैल्यू होती है, वही हमारा उन दोनों नंबर का HCF होता है। तो देयरफॉर HCF ऑफ
12,576 और 4,052 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये वाला 4। आई होप आप लोगों को यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके दो नंबर्स का कैसे एचसीएफ फाइंड करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q+1 वेयर q इज सम इंटीजर्स। मतलब ये कि हम लोगों को शो करना है कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर 2q के फॉर्म का होता है और हर एक ओड इंटीजर 2q+1 के फॉर्म का होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड तो ये कि जो बुक में जिस मेथड से सॉल्व किया गया है और जिसमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ किया गया है उस मेथड से, और एक दूसरा मेथड कि हम लोग अपने मेथड से इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले बुक वाले मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपने मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए बुक वाले मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ए कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लेंगे। ठीक है, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे। लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। हम लोग मान लिए क्या कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो 2 है ना, ये 2 यहाँ पर भी, इसको हम लोग b मान लेंगे एंड b इक्वल्स टू 2। ठीक है, a कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिए और जो 2 गिवन है उसको हम लोग b मान लिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, देन बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या होता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, या फिर यहाँ पर b की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, b की वैल्यू हमारे पास 2 है तो यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे। तो इस तरीके से a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2q प्लस आर, वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में हम लोग जानते हैं कि r की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 होता है और फिर लेस देन b होता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर b की वैल्यू 2 है तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 2 से लेस देन तो 0 और 1 हो सकती है एंड r इक्वल्स टू 0 और r इक्वल्स टू 1 बिकॉज r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b और b की वैल्यू 2। तो यहाँ पर 2 से लेस देन क्या क्या हो सकता है, 0 और 1। तो r की वैल्यू 0 एंड 1। अब हम इन r की वैल्यूज़ को हम लोग इसमें a इक्वल्स टू वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। तो a क्या क्या हो सकता है, जब हम लोग r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 2q, और जब हम लोग 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2q प्लस 1। सो a कैन बी 2q और 2q प्लस 1। ठीक है, ए जब हम लोग r की वैल्यू इस इक्वेशन में r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2q, और जब हम r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2q प्लस 1। ठीक है, और जब फिर a 2q के फॉर्म का होगा तब ये इवन होगा, क्योंकि ये 2q 2 से डिविजिबल है, इस 2 से डिवाइड हो सकता है। और फिर ये 2q प्लस जब 1 होगा a तो ये ओड होगा, क्योंकि ये 2q प्लस 1 जो है ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इफ a इक्वल्स टू 2q it is even because it is divisible by 2। और फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, एंड a इक्वल्स टू
2q + 1 इट इज़ ओड। जब a 2q + 1 होगा तब ये क्या होगा, ओड होगा। इट इज़ ओड बिकॉज इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, कि 2q जब a = 2q होगा तब ये 2 से डिविजिबल होगा, दैट्स वाई इट इज़ इवन। और जब फिर a = 2q + 1 होगा ये ओड होगा बिकॉज इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, दैट्स वाई वी कैन से कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर 2q के फॉर्म का होता है, और फिर जो ओड इंटीजर होता है वो 2q + 1 के फॉर्म का होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं फाइनली, therefore every positive even integer is of the form 2q and every positive odd integer is of the form 2q + 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बुक के मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब हम लोग इसको अपने मेथड से और बहुत ही इजीली सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग इसको अपने मेथड से सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पर q की वैल्यू 1 2 3 मान लेंगे। लेट q = 1 2 3 वेयर q is any positive इंटीजर। हम लोग क्या करेंगे, q की वैल्यू 1 2 3 मान लेंगे और फिर q पॉजिटिव इंटीजर, और फिर q को पॉजिटिव इंटीजर इसलिए मानेंगे क्योंकि क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के बारे में ही बात की गई है। ठीक है, इसलिए हम लोग q को एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे और फिर उसकी वैल्यू हम लोग पॉजिटिव में 1 2 3 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग 2q को लेकर के और फिर इन सब वैल्यूज़ को पुट करके काम करेंगे। ठीक है, देन 2q कैन बी 2q क्या क्या हो सकता है, तो देखिए 2 × q की वैल्यू 1 = 2 और फिर 2 × q की वैल्यू 2 = 4 और फिर 2 × q की वैल्यू 3 = 6। तो अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 2 4 6 ये सारे नंबर्स क्या हैं, इवन नंबर्स हैं जो 2q से आए हैं। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं 2q एक इवन नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, एज we see 2 4 6 are even integers, therefore every positive even integer, therefore every positive even integer is of the form 2q। ठीक है, और फिर सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, 2q + 1 के साथ काम करेंगे। सिमिलरली 2q + 1 कैन बी, 2q + 1 क्या क्या हो सकता है, 2 × q की वैल्यू 1 + 1 = 2 1 या 2 + 1 3 और फिर 2 × q की वैल्यू 2 + 1 = 2 2 या 4 + 1 5 और फिर 2 × q की वैल्यू 3 + 1 = 2 3 या 6 और 1 7। अब हम इन तीनों नंबर को देखते हैं, यहाँ पर 3 5 7 ये तीनों नंबर्स किस टाइप के नंबर्स हैं, ये ओड नंबर्स हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं,
सेम सेंटेंस लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, जैसे हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, एज वी सी 3, 5, 7 आर ओड इंटीजर्स। तो देखिए 3, 5, 7 ओड इंटीजर्स हैं और ये फिर कहाँ से आए हैं, 2q + 1 से। तो फाइनली हम लोग 2q + 1 के बारे में कह सकते हैं कि कोई भी ओड इंटीजर जो होता है 2q + 1 के फॉर्म का हो सकता है। और फिर हम लोग इसको लिखेंगे देयरफॉर एवरी पॉजिटिव odd integer is of the form 2q + 1। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों में से आप लोगों को दोनों मेथड में से जो मेथड समझ में आया है, आप लोग उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और आई होप आप लोगों को दोनों मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग दोनों मेथड में से कोई सा भी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 मीन्स एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। मतलब कि हम लोगों को शो करना है कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर जो होता है, हर एक पॉजिटिव ओड इंटीजर जो होता है वो 4q + 1 या फिर 4q + 3 के फॉर्म का होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बुक वाले मेथड और फिर अपने मेथड से। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखिए बुक वाले मेथड से सॉल्व करने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे और यहाँ पर ओड के बारे में बात कर रहा है तो यहाँ पर हम लोग ओड मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर इवन और ओड की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ओड की बात कर रहा है, तो हम लोग ओड इंटीजर मान लेंगे। लेट ए इज एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर एंड, और फिर यहाँ पर जो 4 है इसको हम लोग b मान लेंगे, एंड b = 4, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या होता है, a = bq + r। तो a = क्या हो जाएगा, bq। तो b की वैल्यू 4 यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 4q + r वेयर q इज सम इंटीजर, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एंड r। अब देखिए b की वैल्यू 4 है तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, <4, तो हो सकता है 0, 1, 2, 3। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, 1, 2 एंड 3। अब बिकॉज r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, और b की वैल्यू 4, ठीक है। तो देखिए जब r की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होगा तो फिर a की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4q हो जाएगा, प्लस 0 तो 0 का कोई वैल्यू नहीं, 4q हो जाएगा, फिर 4q + 1, 4q + 2, 4q + 3। सो a कैन बी 4q + 1, 4q + 2 और फिर 4q + 3, ठीक है। अब देखिए जब a जो होगा 4q और 4q + 2 के फॉर्म का होगा तो वो इवन इंटीजर हो जाएगा, बिकॉज 4q और 4q + 2 जो है वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो a 4q और 4q + 2 के फॉर्म का जब होगा तो वो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। बट हम लोगों ने a को क्या माना है, ओड माना है, तो a जो है वो 4q और 4q + 2 के फॉर्म का नहीं हो सकता है। नाउ a is
odd integer, so it cannot be 4q or 4q plus 2 because these are divisible by 2। 4q और 4q जो है वो 2 से डिविजिबल है, इसलिए a जो है ओड इंटीजर है और इसलिए वो 4q और 4q प्लस 2 के फॉर्म का नहीं हो सकता है। और फिर अब हम लोग देखते हैं क्या, जब a 4q और 4q प्लस 2 के फॉर्म का नहीं हो सकता है तो क्या क्या फॉर्म का हो सकता है, 4q प्लस 1 या फिर 4q प्लस 3 के फॉर्म का हो सकता है। Therefore any positive odd integer is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3। ठीक है, तो इस तरीके से बुक वाले मेथड से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग अपने मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और देखिए, जब हम लोग इसको अपने मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग q की वैल्यू कुछ मान लेंगे। q की वैल्यू हम लोग कुछ क्या है 1 2 3 मान लेंगे। लेट q इक्वल्स टू 1 2 3 वेयर q इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देन 4q प्लस 1 कैन बी। 4q प्लस 1 क्या क्या हो सकता है, 4 इंटू क्यू की वैल्यू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 4 1 जा 4 और 1 5, और फिर 4 इंटू क्यू की वैल्यू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 4 2 जा 8 और 1 9, और फिर 4 इंटू क्यू की वैल्यू 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4 3 जा 12 और 1 13। तो देखिए ये तीनों नंबर्स किस टाइप के नंबर्स हैं, ओड नंबर्स हैं। और फिर एंड 4q प्लस 3 कैन बी। 4q प्लस 3 क्या क्या हो सकता है, 4q प्लस 3 तो 4 इंटू क्यू की वैल्यू 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4 1 जा 4 और 3 7, और फिर 4 इंटू क्यू की वैल्यू 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 4 2 जा 8 और 3 11, और फिर 4 इंटू क्यू की वैल्यू 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 4 3 जा 12 और 3 क्या हो जाएगा 15। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि ये नंबर्स भी क्या हैं, ओड नंबर्स हैं। ये नंबर्स और फिर ये नंबर्स दोनों टाइप के नंबर, दोनों जगह जो नंबर्स हैं वो ओड नंबर्स हैं। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि जो भी ओड नंबर होता है वो या तो 4q प्लस 1 के फॉर्म का होता है या फिर 4q प्लस 3 के फॉर्म का होता है। तो यहाँ पर आप हम लोग क्या लिखेंगे, एज वी सी 5 9 13 7 11 15 आर odd integers, therefore any positive odd integer is of the form 4q plus 1 और 4q प्लस 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो मैं आप लोगों को पढ़ देता हूँ और फिर उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack for this purpose?
तो देखिए एक स्वीट सेलर है, उसके पास 420 काजू की बर्फ़ियाँ हैं और 130 बादाम की बर्फ़ियाँ हैं, ठीक है। और फिर वो उन बर्फ़ियों को ट्रे में ढेरियाँ बना करके रखना चाहती है। ट्रे है उसके पास और उस ट्रे में वो ढेरी बना करके रखना चाहती है, और वो ऐसे रखना चाहती है कि हर ढेरी में बर्फ़ी समान रहे, ठीक है, बराबर बराबर बर्फ़ी रहे, और वो फिर ट्रे में मिनिमम एरिया को कवर करे। तो हर एक ढेरी में मैक्सिमम कितने बर्फ़ी रखे जा सकते हैं वो फाइंड करना है हमें। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग दोनों नंबर्स का HCF फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 420 और 130 इन दोनों नंबर का हम लोग HCF फाइंड करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग 420 और 130 का HCF फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए HCF फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बड़े नंबर को A और छोटे नंबर को हम लोग B मान लेंगे। फिर बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। या फिर अब देखिए हम लोग A और B की वैल्यू पुट करेंगे, A की वैल्यू 420 और B की वैल्यू 130। अब Q और R की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम लोग कि 130 से 420 को डिवाइड करेंगे, 130 से 420 को डिवाइड करेंगे हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 390। और फिर इसको हम लोग माइनस करेंगे 0 और फिर 12 से ना हो जाएगा 3। तो क्या हो गया, 130 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 से, तो रिमाइंडर 30। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इस वाले B को नेक्स्ट स्टेप में हम लोग A मान लेंगे, 130 इक्वल्स टू, अब इस R को हम लोग नेक्स्ट स्टेप में B मान लेंगे 30, ठीक है। अब 30 से 130 को डिवाइड करेंगे तो 34 जा होता है 120, तो अब ये क्या आ जाएगा 10, ठीक है। तो 30 को किससे मल्टीप्लाई किए 4 से, तो रिमाइंडर आया 10। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 30 इक्वल्स टू इस वाले 10 को हम लोग यहाँ पर B मान लेंगे, और फिर 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल्स टू 30 प्लस रिमाइंडर 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा और फिर यहाँ पर जो B की वैल्यू होगी वही उन दोनों नंबर्स का HCF होगा। देयरफॉर HCF ऑफ 420 एंड 130 इक्वल्स टू 10, और यही ये 10 हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। गुड बाय, टेक।